प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को दी विकास की सौगात। 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। कोच्चि वाटर मेट्रो को भी राष्ट्र को किया समर्पित। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बताया अभूतपूर्व। सिलवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की 96 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, देश में तुष्टीकरण पर नहीं, संतुष्टीकरण पर बल। पुरानी सरकारों पर आम लोगों की अनदेखी का लगाया आरोप। दमन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। सड़कों के दोनों ओर प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए एकत्र हुए हजारों लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के इस प्रेम के लिए जताया आभार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया देव का सी फ्रंट। निर्माण कार्य में लगे कामगारों से भी की बातचीत। त्रिशूर में श्री सीताराम स्वामी और श्री शिव मंदिर में कुंभाभिषेकम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। कहा, मंदिरों और प्रतीकों को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने का प्रयास करने वाले विदेशी आक्रांता हो गए नाकाम। समृद्धि और मूल्यों का प्रतीक हैं हमारे मंदिर और तीर्थ। पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन। 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल ने मोहाली के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में कराए गए थे भर्ती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया निजी क्षति। कर्नाटक में चढ़ा और सियासी पारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की रैलियां और रोड शो। कहा, भाजपा सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बिना खत्म किया मुस्लिम आरक्षण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी प्रचार में जुटी। जेडीएस नेता भी कर रहे हैं रैलियां। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सिसोदिया को बनाया आरोपी। भाजपा ने कहा, आम आदमी पार्टी सिसोदिया को दोषी माने या न माने, दिल्ली की जनता सिसोदिया को मानती है शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए जारी है ऑपरेशन कावेरी। 278 भारतीय लोगों के पहले जत्थे को लेकर सूडान से जेद्दा के लिए रवाना हुआ आईएनएस सुमेधा। लोगों ने सरकार को दिया धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी केरल यात्रा के दौरान राज्य के विकास की ढेरों सौगातें दी। उन्होंने कहा कि केरल साक्षरता के साथ साथ कड़ी मेहनत, क्षमता और बुद्धि की भूमि है। यहां विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के साथ साथ केरल के विकास की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है। आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है। अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है। यह हमारे धर्म है। प्रकृति को नुकसान मत करो, पृथ्वी को संभाल करो, भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे कर्म है। वाह। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पीएम मोदी ने देशवासियों को सौगात दी। ये रेलगाड़ी उत्तर और दक्षिण केरल के 11 जिलों को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की
विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें सबसे ज्यादा विकास कार्य रेलवे से जुड़े हैं। पीएम ने डिंडीगुल, पलानी, पलक्कड़ खंड का रेल विद्युतीकरण का काम राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, वर्कला और शिवगिरी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और निमोन व कोचुवेली सहित तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के व्यापक विकास और तिरुवनंतपुरम शोरानूर खंड की सेक्शनल गति में वृद्धि की परियोजनाओं की आधारशिला शामिल है। गौरतलब है कि मौजूदा केंद्र सरकार का ध्यान कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा है। बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। केरल को कोच्चि वाटर मेट्रो के रूप में एक और बड़ी सौगात मिली। यह इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली अपनी तरह की अनूठी परियोजना है। इससे कोच्चि के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ये लगातार प्रतिबद्धता रही है कि राज्यों के विकास पर जोर दिया जाए। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है। राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी गई। डिजिटल साइंस पार्क की परिकल्पना शिक्षाविदों के सहयोग से उद्योग और व्यावसायिक इकाइयों द्वारा डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए एक प्रमुख शोध सुविधा के रूप में की गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केरल का दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री सिलवासा पहुंचे, जहां उन्होंने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की 96 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में तुष्टीकरण पर नहीं, संतुष्टीकरण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने पुरानी सरकारों पर दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की अनदेखी का आरोप लगाया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए पीएम मोदी ने सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्र को समर्पित किया। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने जनवरी 2019 में किया था। अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट लेक्चर हॉल, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, शरीर रचना संग्रहालय, क्लब हाउस और खेल सुविधाएं शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज के बनने से यहां के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई का मौका मिलेगा। अब यहां से हर वर्ष करीब 150 स्थानीय युवाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। कुछ ही वर्षों में, बहुत निकट भविष्य में 1000 जितने डॉक्टर यहीं से तैयार हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, इतने छोटे से इलाके से 1000 डॉक्टर। इनमें भी हमारे आदिवासी परिवार के युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगे श्रमिकों से भी मुलाकात की। दादरा और नागर हवेली में पीएम मोदी ने सिलवासा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। उन्होंने सिलवासा के सायली मैदान में 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की 96 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में दादरा और नागर हवेली जिले के मोरखल, खेरडी, सिंदोनी और मसाट के सरकारी स्कूल शामिल हैं। इनमें से कई सारी समर्पित परियोजनाओं का शिलान्यास
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व में किया था। जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनमें से कई का शिलान्यास करने का सौभाग्य आप सबने मुझे ही दिया था। लंबे समय तक हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट्स सालों साल तक लटकते थे, अटकते थे, भटकते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की है, नया वर्क कल्चर लाए हैं। अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज में लोगों के बीच पहुंचे। लोगों ने नारों के साथ देश के प्रधान सेवक का अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5.45 किलोमीटर लंबा ये सी फ्रंट बनाया गया है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ये पर्यटन का आकर्षण केंद्र होगा। इस विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल में अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग सुविधाएं, बगीचे, फूड स्टॉल, मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध कराए गए हैं। भविष्य में यहां लग्जरी टेंट सिटी बनाने का भी प्रावधान है। दमन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में नारे लगाए और उनका दिल खोलकर अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के इस प्रेम के लिए उनका आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर में श्री सीताराम स्वामी और श्री शिव मंदिर में महाकुंभाभिषेकम पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिरों और प्रतीकों को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने का प्रयास करने वाले विदेशी आक्रांता अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रांता हमारे मंदिरों और प्रतीकों को ध्वस्त कर रहे थे, तब उन्हें लगा था कि वो आतंक के बलबूते भारत की पहचान को मिटा देंगे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि भारत प्रतीकों में दिखाई तो देता है, लेकिन भारत जीता है ज्ञान में, भारत जीता है वैचारिक बोध में, भारत जीता है शाश्वत के शोध में। इसलिए भारत समय की दी हुई हर चुनौती का सामना करके भी जीवंत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि त्रिशूर अपनी विरासत और पहचान को जीवंत बनाए हुए है। जहां संस्कृति होती है वहां परंपराएं भी होती हैं, कलाएं भी होती है, वहां अध्यात्म भी होता है, दर्शन भी होता है, वहां उत्सव भी होते हैं, उल्लास भी होता है। मुझे खुशी है कि त्रिशूर अपनी इस विरासत और पहचान को जीवंत बनाए हुए है। श्री सीताराम स्वामी मंदिर वर्षों से इस दिशा में एक ऊर्जावान केंद्र के रूप में काम करता रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मोहाली में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रकाश सिंह बादल को सांस लेने में दिक्कत के बाद एक हफ्ते पहले मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
प्रकाश सिंह बादल पिछले साल जनवरी में कोविड-19 से संक्रमित हुए थे और उन्हें लुधियाना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में वे ठीक हो गए थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1950 के दशक में की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर अपने संदेश में कहा, श्री प्रकाश सिंह बादल आजादी के बाद सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गजों में से एक थे। हालांकि सार्वजनिक सेवा में उनका अनुकरणीय करियर काफी हद तक पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन देश भर में उनका सम्मान किया जाता था। उनके निधन से एक शून्य पैदा हो गया है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती और एक उल्लेखनीय राजनेता थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। श्री प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मेरा उनसे कई दशकों का करीबी संबंध रहा है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे हमारी कई बातचीत याद आती है, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, मुझे कई बार प्रकाश सिंह बादल से मिलने का सौभाग्य मिला। उनका अद्वितीय राजनीतिक अनुभव सार्वजनिक जीवन में बहुत मददगार था और उन्हें सुनने में हमेशा आनंद आता था। उन मुलाकातों की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ओम शांति शांति शांति। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने ट्वीट में कहा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। पंजाब ने एक महान दूरदर्शी नेता खो दिया है, जिसने पंजाब के विकास में अहम योगदान दिया। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के खिलाफ आबकारी नीति घोटाला के सिलसिले में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम लिया है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। आरोप पत्र में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला, शराब व्यापारी अमनदीप सिंह और अर्जुन पांडे का नाम भी शामिल है। विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में सीबीआई ने बताया कि मामले में और बड़े संयंत्र और अन्य आरोपी की भूमिका पता लगाने के लिए जांच जारी है। इससे पहले सीबीआई ने पिछले साल आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-2022 की आबकारी नीति में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन किया तथा नीति को बाद में हटा लिया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड मानती है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोविड काल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर और ऑफिस दोनों के सौंदर्यीकरण पर 44.78 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने इसको लेकर केजरीवाल की कड़ी आलोचना की है। आम आदमी पार्टी के आम सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर ईमानदार होने का झूठा दावा करते रहे हैं, आज फिर उनकी कलई खुल गई। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज़्यादा है। हैरानी इस बात की है कि जब पूरी दिल्ली कोविड में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय इन सब चीज़ों के ऑर्डर दिया। नई दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर कंझावाला जैसा सड़क हादसा पेश आया। एक कार एक शख्स को टक्कर मारने के बाद करीब 20 मीटर तक घसीटती चली गई। घायल व्यक्ति को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी को पुलिस ने
जब्त कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजशाह दिल्ली का व्यस्ततम इलाका है और यहां पर एक एक्सीडेंट के बाद एक कार ने घायल व्यक्ति को 200 मीटर तक वो कार घसीटती चली गई। फिलहाल कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला ने अर्थशास्त्री जॉन द्रेज के वेजेस ऑफ डिस्ट्रेस लेख को और इसके आंकड़े को पूरी तरह नकारात्मक बताया है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख में वेजेस आर राइजिंग में सुरजीत भल्ला ने जॉन द्रेज के दावों के विपरीत ग्रामीण मजदूरी तेजी से बढ़ने का दावा किया है। जहां जॉन द्रेज ने भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण मजदूरी के संदर्भ में नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया था, वहीं सुरजीत भल्ला ने CEIC.com तथा लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर अपने लेख में ग्रामीण मजदूरी तेजी से बढ़ने की बात कही है। सुरजीत भल्ला ने अपने लेख में बताया कि वित्तीय वर्ष 2014 से 2021 में कंस्ट्रक्शन में 1.2%, कृषि श्रम में 1.5%, गैर कृषि श्रम में 1.2%, हॉर्टिकल्चर में 1.5% वृद्धि हुई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2014 से लेकर 2018 में कंस्ट्रक्शन में 2.4, कृषि श्रम में 0.1, हॉर्टिकल्चर में 3.6% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2019 से 2021 में कृषि श्रम में 2.5%, गैर कृषि श्रम में 2.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं केवल 2020 में कंस्ट्रक्शन में 0.7%, कृषि श्रम में 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2021 में कंस्ट्रक्शन में 1.1%, कृषि श्रम में 1.6% और गैर कृषि श्रम में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। कर्नाटक चुनाव का तापमान नेताओं के बयानों के साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भी प्रचार और जनसभाओं का दौर रहा। भाजपा की तरफ से प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वादों को दोहराया और जनता जनार्दन से वोट मांगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में अपना दमखम लगा रहे हैं। मंगलवार को भाजपा की तरफ से प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। उन्होंने बागलकोट और उत्तरी कर्नाटक के देवरा हिप्पारगी में जनसभाएं करके राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार के कामों को गिनाया। अमित शाह ने बागलकोट की रैली में कहा कि अगर कांग्रेस गलती से भी कर्नाटक में सत्ता में आई तो अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगाग्रस्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसलिए भाजपा सरकार ने वोट बैंक के लालच में पड़े बिना मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अमित शाह ने यादगीर में एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। देवरा हिप्पारगी की जनसभा में अमित शाह ने कांग्रेस नेता सिद्धारमैया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया ने हमेशा से लिंगायत समाज और उसके नेताओं का अपमान किया है। इन्होंने निजलिंगप्पा का भी अपमान किया था, इन्होंने वीरेंद्र पाटिल का भी अपमान किया था, इन्होंने येदियुरप्पा जी को भी कुर्सी पर से नीचे उतारने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा लिंगायतों का अपमान करती रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रचार अभियान में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी के चुनावी वादों को दोहराया। उन्होंने चामराजनगर और मैसूरू में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो अपने सभी वादे पूरे करेगी। चुनाव के मौके पे मैं यहाँ आई हूँ
और चुनाव का मौका ऐसा होता है जबकि अलग अलग पार्टी के नेता आकर आपको अलग अलग चीजें बताते हैं। सब कहते हैं कि हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, उन्होंने सारा काम खराब किया, हम सारा काम ठीक करेंगे। आप दोनों पक्ष सुनते हैं, आप कैसे तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है? तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो मूल चीजें हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में प्रेस वार्ता करके अपनी पार्टी के चुनावी वादों को सामने रखा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हुबली धारवाड़ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए सभी दल पूरी ताकत से मैदान में डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिनों दिन चढ़ता जा रहा है सियासी पारा कर्नाटक में। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।